बीकॉम पार्ट थर्ड के एनएफ के फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ इन अकाउंट में हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स सेक्शन 54E(c) और इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड या स्पेसिफाइड बॉन्ड यूनिट्स में सेक्शन 54EE इन दोनों सेक्शन में जो एग्जेम्पशन अवेलेबल हैं उसका अध्ययन करेंगे। इन दोनों ही सेक्शन में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये कर मुक्तियाँ सभी प्रकार के करदाताओं के लिए उपलब्ध हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें जो मेन कॉमन है कि ये दोनों प्रकार के कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट से होने चाहिए, यानी कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। तो नाउ हम पहली बात करते हैं सेक्शन 54EC में कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन सर्टेन बॉन्ड। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। धारा 54 के अंतर्गत भी लैंड और बिल्डिंग और दोनों के हस्तांतरण से होने वाले पूंजी लाभ कर मुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर रेजिडेंशियल लैंड और बिल्डिंग और बोथ था। यहाँ पर इस प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन मतलब लिमिटेड नहीं किया गया है, यानी वो रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं और दूसरे कैटेगरी के नेचर के भी हो सकते हैं। तो अगर किसी ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हों तो एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे एग्जेम्प्ट होंगे इनके बारे में आपको बता दें कि जितना भी कैपिटल असेट से ट्रांसफ़र से जो रिसीव्ड हुई है अमाउंट उसको आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी असेसी को अपना जो पैसा इस प्रकार से प्राप्त किया है उसने असेट्स को ट्रांसफ़र करने से उसको स्पेसिफिक असेट्स में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा विदिन 6 मंथ ऑफ ट्रांसफ़र। जब भी इस प्रकार के पूंजी लाभ हुए हों उस तारीख से लेके उस डेट से लेके, यानी इट इज़ द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, इससे 6 मंथ के भीतर उसको स्पेसिफिक असेट्स में अमाउंट इन्वेस्ट करेगा तो उसके जो पूंजी लाभ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैं वे कर मुक्त हो जाएंगे। अब वो कौन से स्पेसिफिक एसेट्स हैं, यहाँ पर आपको बता दें कि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC और NHA के जो बॉन्ड हैं अगर उनमें इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसके पूंजी लाभ कर मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट और भी बॉन्ड को नोटिफाइड करती है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा तो उसे कर मुक्ति मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्टेड कौन से होंगे, जो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया गया वे अथवा अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, इन दोनों में से जो भी कम राशि होगी उसकी कर मुक्ति उसको धारा 54EC के अंतर्गत मिल जाएगी। कुछ और पॉइंट हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई द इन्वेस्टमेंट मेड बाय असेसी इन द लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स फ्रॉम कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर original asset during the financial in which the original assets or assets are transferred and in the subsequent financial year does not exceed ₹50 lakh। यहाँ पर इस प्रकार से जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसको 50 लाख रुपए तक लिमिटेड कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कहा कि चाहे जिस वर्ष में उस संपत्ति को ट्रांसफ़र किया है उस वर्ष के भी में अथवा उससे बाद वाले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपको 6 महीने के अंदर करना ही है, तो उस वर्ष में उस फाइनेंशियल ईयर में और उससे बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में दोनों में मिला के आप इस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा करते हो तो आपको इससे ज़्यादा कर मुक्ति नहीं मिलेगी। आपकी इच्छा है आप करना चाहें तो कर दें, लेकिन आपको जो एग्जम्पशन है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगी। आगे इन्होंने ये कहा कि जो आपने इस प्रकार से स्पेसिफाइड बॉन्ड खरीदे हैं ये बॉन्ड जनरली 5 साल
की अवधि के लिए लॉक इन पीरियड में होते हैं। 1/4/2018 के बाद ये 5 साल की लॉक इन पीरियड है और 1/4/2018 से पूर्व ये 3 साल की लॉक इन पीरियड हुआ करती थी। तो अगर आपने इस लॉक इन पीरियड में, किसी असेसी ने इस लॉक इन पीरियड में इसको मनी में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, यानी अगर कोई इस प्रकार से कोई लोन ले लेता है उसके ऊपर, या मान लीजिए कोई एडवांस ले लेता है, तो उसको हम ये मानते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किस में, मनी में, और ये एक प्रकार से ट्रांसफ़र माना जाएगा। और अगर असेसी ऐसा करता है तो जो पहले करमुक्त हो गए थे पूंजी लाभ वे वापस कर योग्य हो जाएंगे। तो चाहे वो एडवांस लिया गया हो, चाहे वो कन्वर्ट किया गया हो, वो दोनों ही स्थिति में यहाँ पर आपको जो है पहले जो करमुक्त हो चुके हैं पूंजी लाभ वे वापस कर योग्य हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट इन यूनिट और स्पेसिफाइड फंड सेक्शन 54EE बिल्कुल इस 54EC के समान ही है। यहाँ पर भी आपको किसी प्रकार की पूंजी लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी आपको रियायत दी गई है कि ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे 54EC में तो आपको लिमिटेड कर रखा है कि ऐसा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होगा वे या तो लैंड एंड बिल्डिंग से होगा या दोनों से होगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं है, बल्कि किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो और वो किसी भी असेसी को हुआ हो, चाहे इंडिविजुअल HUF को या कंपनी वगैरह को किसी को भी हुआ हो, तो यहाँ पर उसको कन्मुक्ति मिल जाएगी, बशर्ते कि वे ऐसी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड जो असेट्स हैं उनमें 6 महीने के भीतर अगर वो कर देता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र की तिथि से लेके 6 महीने के अंदर अगर वो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसे करमुक्ति मिल जाएगी धारा 54EEE में। तो यहाँ पर जो स्पेसिफाइड असेट्स हैं उसके बारे में इन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड असेट्स मीन ए यूनिट और यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार की यूनिट को स्पेसिफाइड करता है जो कि इश्यूड किए गए हों 1/4/2016 के बाद, लेकिन 1/4/2019 से पूर्व इस प्रकार के जो स्पेसिफाइड फंड हैं उनकी यूनिट अगर आपने ख़रीद ली हैं, असेसी ने अपना पैसा मतलब जो कैपिटल गेन से जो अमाउंट उसको प्राप्त हुई है, अगर वो उसका विनियोग इन यूनिट्स में जो कि कर देता है तो उसके करमुक्त हो जाएंगे पूंजी लाभ। तो इसमें जो करमुक्ति अधिकतम मिलेगी वो न्यूनतम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक असेट्स जो भी इस प्रकार से विनियोजन किया गया हो या अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी करमुक्ति मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन 10 लाख रुपए के हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसे 10 लाख रुपए की करमुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर उसने 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके 10 लाख में से 8 लाख रुपए कम हो जाएंगे और शेष 2 लाख रुपए पे उसे कर चुकाना पड़ेगा। तो और बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम वैसी ही हैं जैसे कि हमने सेक्शन 54EC में पढ़ा है कि इसमें भी लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का है। तो जब भी उसने इस प्रकार की स्पेसिफिक असेट्स ली है तो 3 साल के बाद ही वो रिडीमेबल होना चाहिए। वैसे ये जो बॉन्ड आते हैं वो 3 साल के ही होते हैं। तो यदि करदाता यानी असेसी उनको मनी में कन्वर्ट करा लेता है तो उसे ट्रांसफ़र माना जाएगा, और अगर ऐसा वो करता है तो जिस साल में इस प्रकार से किया जाएगा उसके लिए जो पूर्व में पूंजी लाभ करमुक्त हो चुके थे वे वापस कर योग्य हो जाएंगे। तो किसी प्रकार का लोन लिया हो, एडवांस लिया हो तो वो भी एक प्रकार से ट्रांसफ़र या कन्वर्शन माना जाएगा, और उसके ऊपर फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उसे टैक्स या उसकी जो ट्रांसफ़र हुआ है, जिस वर्ष में ट्रांसफ़र हुआ है उस वर्ष में पूर्व में जो करमुक्त हो चुके हैं कैपिटल गेन वे वापस टैक्सेबल हो जाएंगे। इसमें भी वही चीज़ बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति करदाता अधिकतम 50 लाख रुपए से अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं करता, अगर नहीं कर सकेगा, क्योंकि चाहे वो जिस वर्ष में इस प्रकार से पूंजी लाभों का हस्तांतरण हुआ हो
उस वर्ष में या उसके बाद वाले सब्सिक्वेंट उसके अगले वाले वर्ष में अधिकतम जो यहाँ पर सीमा है वो 50 लाख रुपए की है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि किसी एक करदाता को 80 लाख रुपए के पूंजी लाभ हुए थे, तो जिस वर्ष में इस प्रकार की ओरिजिनल असेट को ट्रांसफ़र करने से पूंजी लाभ हुए हैं, उनका उस वर्ष में इन्वेस्टमेंट या उससे बाद वाले वर्ष में इन्वेस्टमेंट में कुल मिला के अधिकतम 50 लाख रुपए का कर सकता है। इससे ज़्यादा उसे कर मुक्ति नहीं मिलेगी। 80 लाख में से 50 लाख रुपए कर मुक्त हो जाएंगे, 30 लाख रुपए पे उसे कर चुकाना होगा। तो ये कुल मिला के दोनों ही स्पेसिफिक बॉन्ड में या यूनिट ऑफ स्पेसिफिक फंड में अगर कोई करदाता विनियोजन करता है तो उसको कर मुक्तियाँ उपलब्ध हैं। धन्यवाद।